आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कतई तारीख, इसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों कह रहे हैं कतई तारीख। सबसे पहले आप इस हेडिंग को समझिए कि कतई तारीख का मतलब क्या होता है। तो बच्चों शेर को ही हम कतई तारीख कहते हैं। शेर का मतलब बच्चों होता है कविता। शेर को ही हम कतई तारीख कहते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर इसे हम शेर क्यों नहीं कहते हैं, कतई तारीख क्यों कहते हैं। तो बच्चों समझिए, शेर अगर कोई शायर का मतलब कवि, अगर कोई शायर कोई शेर कहता हो या शेर लिखता हो और साथ में वो ये भी लिख दे कि वो शेर, वो पोएट, वो पोएम किस तारीख को लिखी गई, किस डेट को लिखी गई, तो उसी शेर को ही हम कतई तारीख कहते हैं। बच्चों उसी प्रकार मान लीजिए एक लड़की है, जब इसकी शादी हो जाती है तो ये किसी की बीवी हो जाती है, किसी की पत्नी हो जाती है, तो बच्चों है ये लड़की ही। फर्क इतना है कि अब वो किसी की बीवी हो चुकी है। तो उसी प्रकार बच्चों है ये शेर ही, फर्क इतना है कि इसमें तारीख ऐड हो गया है। बस अगर कोई शायर कोई शेर लिखता हो और साथ में वो ये भी जोड़ दे उसमें कि यह शेर कब लिखा गया, तो उसी शेर को ही हम कतई तारीख कहते हैं। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि कतई तारीख क्या है, तो आप उसे एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि अगर कोई शायर कोई शेर लिखता हो और साथ में वो ये भी लिख कि वो शेर किस तारीख को लिखी गई, तो उसी शेर को ही हम कतई तारीख कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप कतई तारीख का मतलब समझ गए होंगे। आइए अब हम चैप्टर को समझते हैं। कह रहा है बच्चों उर्दू में तारीख गोई दूसरी कई सिन्फों की तरह फारसी शायरी से। आइए क्या कह रहा है कि तारीख गोई, सबसे पहले आप तारीख गोई को समझिए। बच्चों तारीख गोई का मतलब होता है इतिहास के वाकयात को, इतिहास का मतलब जो बीत चुका है, इतिहास के वाकयात को शेरी अंदाज में, शेरी मतलब पोएटिक स्टाइल में, कविता के स्टाइल में बयान कर देना ही तारीख गोई कहलाता है। बच्चों आप 9th-10th में पढ़े होंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इतिहास पढ़ने में हमको कितना बोरिंग लगता है, दिमाग को कितना उबाऊ सा लगता है। और आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि उन्हीं इतिहास के वाकयात को अगर कोई शायर पोएटिक स्टाइल में, कविता के स्टाइल में अगर आपके सामने पेश कर दे, तो बच्चों पढ़ने में कितना अच्छा लगता है। इंसान की फितरत है बच्चों कि वो कविताओं को सुनना ज़्यादा पसंद करता है। पोएट जो पोएटिक स्टाइल होता है, जो कविताएं होती हैं, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। आप जो बच्चों गाने सुनते हैं, गाने भी तो कविता ही हैं। फर्क इतना है कि उनमें म्यूजिक डाल दिया गया है तो वो गाना बन चुके, लेकिन है वो कविता ही। तो कविता हमारे दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा असर डालती है। तो वही कह रहा है कि इतिहास के वाक़यों को जो बीत चुका है, इतिहास के वाक़या को पोएटिक स्टाइल में, मतलब भाषण नहीं देना, 10 घंटे से भाषण नहीं देना, बल्कि उसको शेर के अंदाज में, कविता के अंदाज में बयान कर देना ही तारीख गोई कहलाता है। कविताएं ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, वो हमारे दिमाग पर ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों मान लीजिए कि ये लड़की है, ये एक लड़का है। ये लड़की इस लड़के से बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मनहूस हो, तुम खड़ूस हो, तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तुम बिजी रहते हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई प्यार है ही नहीं। तो ये लड़का कहता है, दो रास्ता है इसके पास, इस लड़के के पास। एक रास्ता है बच्चों कि इसे 10 घंटा से भाषण सुनाए कि देखो मैं जिम्मेवार आदमी हूँ, मतलब ये वो 10 घंटा से इसके सामने बोले। और दूसरा बच्चों तरीका है कि ये इस लड़की से बोले कि मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, अब मुझे पत्थर तो ना समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। तो बच्चों मैंने अभी जो आपको बोला ये ज़्यादा इफेक्टिव, आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये शेर ही तो है, ये कविता ही तो है। तो कविताएं ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ये ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो इसलिए किसी भी वाक्य का मतलब घटना, किसी भी घटना को मतलब कविता के अंदाज में बयान कर देना ही तारीख गोई कहलाता है। उसी तरह लड़का लड़की के उदाहरण की तरह वही कर रहा है। उर्दू में तारीख गोई मतलब किसी भी वाक्य को शेरी अंदाज में लिखने का जो तरीका है, उर्दू में तारीख गोई दूसरी कई सिन्फों की तरह, सिन्फों का मतलब होता है प्रकार, दूसरी कई सिन्फों की तरह फारसी से आई है। मतलब इसको तारीख गोई को फारसी से कॉपी किया गया है। यह उर्दू की पैदावार नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका जन्म उर्दू में ही हुआ है, उर्दू के जो शायर हैं वो लिखते थे, नहीं, ये फारसी से कॉपी की गई है दूसरी कई सिन्फों की तरह। जिस तरह बच्चों आपने पढ़ा होगा मसनवी, कतई तारीख जो अभी आप पढ़ने वाले हैं बच्चों, और रुबाई, मरसिया, ये सब बच्चों फारसी में लिखे जाते थे। फारसी से इनको कॉपी किया गया है। उर्दू के जो शायर हैं वो फारसी से कॉपी किए हैं। कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगती है, मान लीजिए कोई मार्केट में कोई इंसान नया चीज़ करता है, नया चीज़ ट्राई करने का प्रयास करता है, तो लोग उसकी कॉपी करते हैं। उसी तरह बच्चों फारसी में लिखी गई थी ये कतई तारीख, ये तारीख गोई, तो इसको कॉपी किया गया है, फारसी से इसको लाया गया है। तो वही तो कह रहा है उर्दू में
तारीख गोई दूसरी कई सिन्फों की तरह, सिन्फों मतलब मरसिया हो गया, रुबाई हो गया, मसनवी हो गया, ये सब प्रकार ही तो हैं, दूसरी कई प्रकारों की तरह फारसी शायरी चाहिए, फारसी से इसको कॉपी किया गया है। फारसी में इस फन का आगाज कब और किस वाक़े से हुआ, इसकी तहकीक अब तक नहीं हो सकी है। समझिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि फारसी में इस फन का मतलब कला, ये कला ही तो है, सब कुछ थोड़ी ना लिख दे, आप लिख दीजिएगा, मतलब आप किसी भी वाकया को शेरी अंदाज में लिख दीजिएगा, नहीं लिख पाइएगा। तो वही कह रहा है फारसी में इस कला, फन ये कला है, लिखना एक कला है बच्चों, लिखना बहुत ही क्रिएटिव वर्क है, सब कोई नहीं लिख पाता है। फारसी में इस फन का आगाज, इस कला का आगाज का मतलब शुरुआत कब और किस वाक़े से हुआ, इसकी तहकीक अब तक नहीं हो सकी है, इसका खोज नहीं हो चुका है कि यह फारसी में कब से लिखा जा रहा है, इसका कोई एविडेंस, इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। कुछ मुहक्किकीन बच्चों, मुहक्किक की जमा होती है मुहक्किकीन, मुहक्किक मतलब खोज करता, एक्सप्लोरर, तो मुहक्किक की जमा मुहक्किकीन। मैं जो वाहिद जमा बता रहा हूं बच्चों, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो मुहक्किक की जमा मुहक्किकीन, खोजकर्ता का बहुवचन खोजकर्ताओं। कुछ खोजकर्ताओं का ख्याल है कि इसके इब्तदाई नमूने की तलाश सल्जूकी दौर 428 हिजरी ता 622 हिजरी 10वीं ता 12वीं सदी ईस्वी में करनी चाहिए। कह रहा है कुछ जो खोजकर्ता हैं उनका मानना है यह जो तारीख कोई है, इसको जो फारसी में लिखा गया था इसका इतिहास वो बताते हैं ये सल्जूकी तौर से यह ताल्लुक रखता है। सल्जूकी का मतलब बच्चों होता है वो दौर, इतिहास का, तारीख का वो दौर जहां पर सल्जूक जाति के इंसान रहते थे। बच्चों आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना है, उसी प्रकार इतिहास का वो दौर जहां पर इंसानों की एक ऐसी नस्ल रहा करती थी जिसको हम सल्जूक बोलते हैं, और उसी दौर को हम सल्जूकी दौर बोलते हैं। वो बहुत ही पुराना समय की बात है बच्चों, आज से नहीं तो 1400-1500 साल पहले की बात है। तो समझिए अगर ये दौर कब था, 428 हिजरी ता 622 हिजरी। समझिए बच्चों इस्लामिक कैलेंडर है। हिजरी का मतलब क्या होता है बच्चों, इस्लामिक कैलेंडर को हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं। जो हमारा कैलेंडर है, जो हम मुसलमानों का कैलेंडर है, उस कैलेंडर का नाम है हिजरी कैलेंडर। जो अभी फॉलो करते हैं हम कैलेंडर, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीके के नॉलेज से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अभी मैं आपसे पूछूं ये अभी कौन सा साल चल रहा है तो आप फट से बता दीजिएगा 2025 चल रहा है। मैं पूछूं कौन सा महीना चल रहा है तो आप फट से बता दीजिएगा अगस्त चल रहा है। तो अभी जो आपने बताया ये क्या है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाइयों का कैलेंडर है। हमारा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं है बच्चों, हमारा कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर है जिसका नाम है हिजरी कैलेंडर। तो हिजरी बच्चों अब कहिएगा कि हिजरी कैलेंडर ये क्या है बच्चों, जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए, जब मक्का में वो इस्लाम का प्रचार कर रहे थे तो वहाँ के जो बहुत से लोग थे जो उनको परेशान कर रहे थे, तो खुदा ने फरमाया कि अब आप यहाँ से चले जाइए, हिजरत कर जाइए। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो जब वो मक्का से मदीना आए, मक्का से मदीना हिजरत करके आए, हिजरत का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना। तो हिजरत बच्चों हिजरत करके आए, प्रवास करके आए। तो उसी टाइम से हम लोग मानने लगे, मुस्लिम मानने लगे कि ये जब आए 622 हिजरी में, कब आए थे 622 हिजरी में, 622 हिजरी में वो मक्का से मदीना आए थे। तो मुसलमानों ने कहा अब आज से ही 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल माना जाएगा। और बच्चों आज चल रहा है 1447 हिजरी, 2025 चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बच्चों चल रहा है 1447 हिजरी चल रहा है। तो वही तो आज तो मतलब ये उनके मतलब हिजरत करने के 1 से 2 साल आज हम 1447 साल आगे आ गए हैं। तो वही कह रहे हैं बच्चों 622 हिजरी ये दौर कब था, ये सल्जूक लोग कब रहा करते थे 428, मतलब हमारे जो नबी हैं उनसे भी पहले रहा करते थे, 428 हिजरी में ये रहा करते थे। वही कह रहा है 428 हिजरी, ता का मतलब होता है बच्चों लेकर, जैसे मैं बोलूं 2005 ता 2020, मतलब ता का मतलब होता है 2005 से लेकर 2020 तक। तो वही कह रहा है 428 हिजरी से लेकर 622 हिजरी तक ये मतलब ये प्रजाति इंसानों की ये नस्ल रहा करती थी। ता 12वीं सदी ईस्वी में करनी चाहिए। और सदी का मतलब होता है बच्चों 100 साल, एक सदी में 100 साल होता है। तो कह रहा 10वीं सदी का मतलब बच्चों 1000 साल। आज कौन सा साल चल रहा है 2025। ईसाई सब बच्चों कहता है कि ईसा मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनका इस दुनिया में आने के बाद ही 1 साल 2 साल 3 साल गिना जाएगा। और आज चल रहा है 2025 साल, मतलब ईसाइयों के हिसाब से हम 2025 साल आगे आ चुके हैं, और हमारे इस्लाम के हिसाब से हम 1447 साल आगे आ चुके हैं। तो वही कह रहा है 10वीं मतलब 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी
से 12वीं सदी, मतलब 1200, मतलब आज 2025 चल रहा है, तो इससे मतलब मान लीजिए कि अभी 200 1000 साल पहले, 2000 साल पहले वही करा ये लोग रहा करते थे। जाहिर है कि उर्दू शायरी के परवान चढ़ने तक यह सिर्फ बेहद बालिदा हो चुकी होगी। समझिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि जब उर्दू शायरी मार्केट में आई तो उस समय यह सिर्फ यह प्रकार कते तारीख बेहद बालिदा, बालिदा का मतलब होता है बहुत चमकी धमकी थी, ये मार्केट में इसका ही नाम था। जब उसी प्रकार बच्चों मान लीजिए आप मार्केट में कोई नया चीज़ लेकर आए बेचने के लिए, और मान लीजिए आपने ईयरफोन का फैक्ट्री खोला है, लेकिन मार्केट में पहले से तो बोट जैसी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये मार्केट में इनका दबदबा है ना, तो उसी तरह ये कते तारीख का मार्केट में बहुत दबदबा था, लेकिन बहुत दबदबा था, बहुत चमकी थी जब उर्दू शायरी मार्केट में आई। यही सबब है कि तारीख गोई के नमूने उर्दू के क्लासिकी शोरा के यहाँ मौजूद हैं। कह रहा है कि जब इसको कॉपी किया गया फारसी से, और आज भी मतलब उर्दू के जो शायर हैं उनके यहाँ कते तारीख मिलते हैं, और वो क्लासिकी हैं। क्लासिकी का मतलब होता है बच्चों काबिल तारीफ, जिसकी तारीफ हमेशा की जाए, जब भी इसको पढ़ा जाए तो लोगों के मुँह से तारीफ ही निकले। तारीख गोई एक फ़न है। हाँ बच्चों, तारीख कोई जो मतलब किसी भी वाकया को शेरी अंदाज में बयान कर देना सब कुछ कर देगा, तो वही कर रहा है तारीख कोई एक फ़न है, एक कला है, और यह उन्हीं जबानों में राइज है जो अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है यह एक फ़न है, तारीख कोई कते तारीख एक फ़न है, और यह उन्हीं जबानों में लिखी जाती है, सब जबान में नहीं, हिंदी अंग्रेजी में नहीं लिखी जाती है, यह उन्हीं जबानों में लिखी जाती है जो राइज का मतलब होता है बच्चों मौजूद है, उन्हीं जबानों में राइज है जो अरबी रस्मुल खत में लिपि, जिन जबानों की लिपि अरबी है उन्हीं जबानों में ये कते तारीख लिखा जाता है बच्चों। जैसे में हो गया हमारा उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, कोई आपसे पूछेगा कि आपने उर्दू इतना तो पढ़ लिया, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो रस्मुल खत का मतलब होता है लिपि, स्क्रिप्ट। तो उर्दू जो है बच्चों अरबी लिपि में लिखी जाती है, अरबी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि अंग्रेजी जो आप पढ़ते हैं वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो अंग्रेजी बच्चों रोमन में लिखी जाती है, रोमन स्क्रिप्ट में, रोमन रस्मुल खत में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी रस्मुल खत में हिंदी को लिखा जाता है। जैसे में हो गया बच्चों उर्दू, फारसी, पुश्तो, तुर्की, ये सब बच्चों अरबी रस्मुल खत में लिखा जाता है। तो वही करा है तारीख कोई एक फ़न है, कला है, उन्हीं जबानों में राइज है जो अरबी रस्मुल खत में लिखा जाता है। जो जबान, जो भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है, क्या हिंदी अरबी लिपि में लिखी जाती है? नहीं बच्चों। तो क्या हिंदी में कते तारीख आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या अंग्रेजी अरबी रस्मुल खत में अरबी लिपि में लिखी जाती है? नहीं। तो इसलिए क्या अंग्रेजी में कते तारीख आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये उन्हीं जबानों में मिलती है जिनकी स्क्रिप्ट, जिनकी लिपि अरबी है। समझ गए? अब आगे समझिए। विलादत, विलादत का मतलब बच्चों जन्म, शादी, समझते हैं। वफात, मौत। किताबों की तसनीफ, किताबों की तसनीफ का मतलब होता है बच्चों मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा शायर है और उसने बहुत ही अच्छी किताब लिखी, तो वही करा किताबों की तसनीफ। बादशाहों की तख्त नशीनी, तख्त नशीनी का मतलब होता है वो बादशाह कब अपने तख्त पर बैठा। फतुहात, बच्चों फतह की जमा होती है फतुहात, समझिए फतह की जमा होती है बच्चों फतुहा। फतह का मतलब विजयी, जीत, तो फतह की जमा फतुहा। अगर किसी की जीत हुई। खिताब याबी, खिताब याबी का मतलब होता है खिताब पाना, याबी का मतलब होता है खिताब पाना, और खिताब का मतलब होता है सम्मान, प्राइज को पाना, अवार्ड को पाना। मुंसिब पर मामूरियत, बच्चों मुंसिब पर मामूरियत का मतलब होता है, मुंसिब का मतलब होता है ओहदा, और मामूरियत का मतलब होता है बच्चों जिम्मेवार ओहदा, एक ऐसा ओहदा जो जिम्मेवारी से भरा हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों जैसे में आपके पिताजी, एक ऐसा मतलब उनका पोस्ट है घर में जो बहुत ही ज्यादा जिम्मेवारी वाला है बच्चों। मान लीजिए जैसे में पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है उसका पोस्ट कैसा है? जिम्मेवारी वाला पोस्ट है। अगर वो सो जाएगा तो आपको भी हमेशा के लिए वो सुला देगा। बच्चों ट्रेन, जो ट्रेन चालक है वो भी, उसका भी जो पोस्ट है वो जो बहुत ही ज्यादा जिम्मेवारी वाला है, वो कितने हजारों पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो वही कह रहा है मुंसिब पर मामूरियत, एक ऐसा पोस्ट, एक ऐसा पोस्ट जो बहुत ही ज्यादा जिम्मेवार वाला हो, जिम्मेवारी वाला हो। और इमारत की तामीर, और बच्चों कोई इमारत बनी, कोई जैसे में बुर्ज खलीफा बना, कोई दुनिया में बहुत ही अनोखी इमारत बनी कि तामीर वगैरह गोया हर तरह के हम वाकयात के साल को महफूज रखना इस फन का मकसद है। समझिए बच्चों इसमें क्या लिखा जाता है, मैंने आपको हेडिंग में बताया, स्टार्टिंग में बताया कि कतई तारीख किसी भी वाकयात को शेरी अंदाज में बयान कर देना ही कतई तारीख कहलाता है। तो वाकया का तो फिर बच्चों टाइटल भी तो होना चाहिए। हवा में लिख दीजिएगा तो उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है बच्चों देखिए विलादत, जन्म, किसी का जन्म हुआ, मान लीजिए हमारे नबी का जन्म, उस पर लिखा जाएगा। वफात, किसी की मौत हो गई,
किसी की मौत हो गई, किसी की शादी हुई जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, किताबों की तस्वीर, कोई बहुत अच्छा किताब लिखा गया, इस पर भी शेरी अंदाज में उसको बयान कर दिया जाएगा। बादशाहों की तख्त नशीनी, कोई बादशाह है उसको तख्त मिला तो उस पर भी लिख दिया जाएगा। फतुहात, कोई जीत गया, कोई जंग को जीत गया, खिताब याबी, किसी को सम्मान मिला, मुंशी पर मामूल, कोई बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी वाला ओहदा पाया, उसका टाइटल बनाकर लिखा जाएगा। इमारत, कोई इमारत बनी, तामीर वगैरह, गोया हर तरह के अहम वाकयात, अभी ये सब वाकयात ही तो हैं, वाकयात के साल को महफूज रखना इस फन का मकसद है। इस फन में यही सब बच्चों लिखा जाता है। कामयाब कतई तारीख की खूबी यह है कि इससे मुतअल्लिका वाक़े की वजाहत भी हो जाए और इसके एदाद जोड़ने से वाक़े का साल भी बरामद हो जाए। बच्चों कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि उस वाक़े के बारे में बताना, उस वाक़े के बारे में लिखो। कामयाब कतई तारीख, कामयाब का मतलब होता है उसको कतई तारीख तब माना जाएगा, उसके बारे में तुम शेरी अंदाज में लिखो, पोएटिक स्टाइल में लिखो, और साथ में तुम ये भी लिखो कि वो कब लिखा गया था, वो कब लिखा गया था, तब वो कतई तारीख माना जाएगा, वरना कतई तारीख नहीं माना जाएगा। कामयाब कतई तारीख की खूबी मतलब उसकी जो क्वालिटी है यह है कि इससे मुतअल्लिका वाक़े, उससे जुड़ा हुआ वाक़े की वजाहत भी हो जाए कि वो कब हुआ था, और उसके एदाद जोड़ने से, एदाद क्या होता है मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, अभी आप समझिए, जोड़ने से वाक़े का साल भी बरामद हो जाए, मतलब साल भी पता चल जाए। इस फन के जरिए तारीख को ऐसा मिसरा, मिसरा का मतलब होता है बच्चों लाइन, तारीख गो है जो लिखने वाला है, जो शेरी अंदाज में लिखने वाला जो आदमी है उसी को हम कहते हैं तारीख गो। इस फन के जरिए तारीख गो ऐसा मिसरा, ऐसा लाइन, ऐसा जुमला, मतलब ऐसा सेंटेंस, जुमला को हम फोकरा भी कहते हैं, फारसी में फोकरा भी कहते हैं। जुमला या फोकरा तरतीब देता है, मतलब कहता है या लिखता है, जिसके हुरूफ के एदाद जोड़ने से उस साल की तारीख बरामद होती है जिस साल वो अहम वाक़या रूनमा हुआ। ऐसे मिसरे, जुमले या फोकरे को मादे तारीख कहते हैं। कह रहा है कि जो लिखने वाला है, कतई तारीख को लिखने वाला है, तारीख गो उसको हम बोलते हैं, तो वो इस तरीका से लिखता है, ऐसे ऐसे मिसरे, ऐसे ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे जुमलों को वो इस्तेमाल में लाता है जो बच्चों बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो, और उसको जोड़ने से, अभी जोड़ना क्या होता है मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, जोड़ने से यह साल भी पता चल जाए कि वो कब लिखा गया था। तारीख गोई एक मुश्किल लेकिन दिलचस्प फन है। हाँ बच्चों, तारीख गोई मतलब किसी भी चीज़ को पोएटिक स्टाइल में बता देना, शेरी अंदाज में कह देना, आसान काम है, आप कर दीजिएगा, आप नहीं कर पाइएगा। तो तारीख को एक मुश्किल काम तो है, लेकिन दिलचस्प मैंने बहुत बच्चों बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। शब्दों को कैसे सजोना है, कैसे बांधना है, किन किन शब्दों को लेना है ताकि उनकी एदाद जोड़ने से वो साल पता चल जाए। बच्चों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है, लेकिन दिलचस्प फन है, मतलब दिलचस्प मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग यह कला है। जब लिखा जाता है तो पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों समझिए, कोई भी चीज़ अगर मुश्किल हो और उसको करने का मज़ा ही अलग होता है, कोई चीज़ फट से ना हो जाती है तो उसको करने में मज़ा नहीं आता है। कोई चीज़ टाइम टेकन हो, वो समय ज़्यादा लेती है तो वो चमकती भी है। बच्चों ताजमहल देख लीजिए, 20 साल में बना था, आज भी चमक रहा है, और आपका घर 2 महीना में बन जाता है, 3 महीना में बन जाता है, तो 50 साल भी नहीं चल पाता है। तो जो चीज़ समय लेता है वो चमकता भी है। अगर आप भी रातों रात अगर सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के पास हो जाएंगे तो आप भी रानू मंडल बन जाइएगा। रानू मंडल कैसे हो गई? रातों रात फेमस हो गई, रातों रात वो नीचे भी आ गई। तो जो समय लेता है, जो टाइम टेकन होता है, उसका क्वालिटी ही अलग होता है। तो तारीख को एक मुश्किल फन है। ऐसा नहीं है कि रात में सपना देखे दिन में लिख दिए, नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत शब्दों को बहुत शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, तब आप इसको लिख पाइएगा, और तब जाके ये दिलचस्प बनता है। आप पढ़िएगा कतई तारीख तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हकीकी नुक्ते नज़र से इसकी अहमियत इसलिए मुसल्लम है कि तारीखें आम तौर से उसी ज़माने में कही जाती है जिस ज़माने में वाक़या रूनुमा होता है। कह रहा है कि कतई तारीख तब लिखा जाता है जब कोई वाक़या हुआ, उसी समय लिखा जाता है। वही कह रहा है बच्चों, देखिए, तहकीकी नुक्ते नज़र से उसकी अहमियत इसलिए मुसल्लम है कि तारीखें आमतौर से उसी ज़माने में कही जाती है जिस ज़माने में वाक़या रूनुमा हुआ। जब वो घटना हुई तभी उसके बारे में शेरी अंदाज में लिख देना ही कतई तारीख कहलाता है। इस तरह मुतअल्लिका वाक़े और मादे तारीख के दरमियान ज़्यादा वक्फा नहीं होने के सबब सन में शक की गुंजाइश नहीं के बराबर होती। समझिए क्या कह रहा है? कह रहे कतई तारीख उसको माना जाएगा। अच्छा, कतई तारीख उसको माना जाएगा, मान लीजिए कोई घटना हुआ और उस पर कतई तारीख, उस पर शेरी अंदाज में उस घटना को बयान कर देना उसी समय जब वो घटना हुआ तभी उसको कतई तारीख माना जाएगा। ऐसा नहीं कि घटना हो गया और आप लिख रहे हैं 10 साल के बाद। मान लीजिए घटना हुआ 2002 में और आप लिख रहे हैं 2020 में उसके बारे में, तो जब आप लिखिएगा और आप लिखिएगा कि वो कब हुआ तो लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे बाक मैं नहीं मानूंगा क्योंकि यह लिखा गया है 10 साल के बाद। तो जब हुआ उसी समय उसके बारे में लिख देना, तभी लोग भरोसा करते हैं। और जब ईस्वी उसमें दिया जाता है, डेट दिया जाता है, तो उस डेट में वो कभी भी शक और शुबा नहीं करते हैं। तो वही कह रहा है गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। हालांकि यह भी दुरुस्त है कि बहुत सी तारीखें वाक़या रूनुमा होने के बहुत वर्षों बाद भी कही
कही गई, लेकिन ऐसी मिसालें कम है। बहुत सी ऐसे कथा तारीख लिखा गया जो वाक़या रूनुमा वाक़या हुआ उसके बहुत समय के बाद लिखा गया, लेकिन ऐसी मिसालें बहुत कम है। और ऐसी मिसालें हैं भी तो बच्चों कतई तारीख नहीं है। कतई तारीख वो है जब वाक़या हुआ उसी समय उसको शेरी अंदाज में बयान कर देंगे तभी कतई तारीख मानेंगे, नहीं तो उसको कतई तारीख हम नहीं मानेंगे। अरबी में अलिफ से या तक तमाम हुरूफ के इदाद मुतय्यन है। बच्चों इदाद का मतलब होता है गिनती, अदद की जमा होती है इदाद। तो वही अरबी में कितने लेटर हैं, अरबी में कितने हुरूफ है 28, याद है ना कि भूल गए। अरबी में 28 लेटर है और अंग्रेजी में कितने लेटर हैं 26। अरबी में अलिफ से या तक तमाम हुरूफ के इदाद मुतय्यन उनको फिक्स कर दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे करके। बच्चों आप जब 12th क्लास को पास कीजिएगा और आप कंपटीशन की दुनिया में घुसिएगा तो ABCD और इन सब की नंबरिंग होती है 1 2 3 4 और इस पर रीजनिंग बनता है और सवाल बनते हैं उसी प्रकार। और अरबी में अलिफ से या तक के तमाम हुरूफ के इदाद मुतय्यन है, फिक्स हैं। इसके सभी हुरूफ को 8 कलमात और सभी 28 जो हुरूफ हैं उनको 8 भागों में, 8 कलमात का मतलब होता है 8 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन भाग हैं? अबजद, होज, हत्ता, कलमी, सअफ़स, करसत, सखज और जजक के नाम से मुनकसिम किया गया है और उन 28 हुरूफों को अलग अलग बांट दिया गया है। और अब इनकी गिनती, इनकी नंबरिंग कैसे की जाती है अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसका पहला हिस्सा चूंकि अबजद है ना बच्चों, इसका पहला हिस्सा हुरूफों का जो बांटा गया उसका पहला हिस्सा का नाम क्या है? अबजद, इसलिए इसे हम हुरूफ अबजदी कहते हैं। देखिए हिसाब अबजदी या हुरूफ अबजदी के नाम से भी जाना जाता है। हिसाब अबजदी का दूसरा नाम हिसाब जमल भी है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मजकूरा 8 कलमों में अरबी हुरूफ तहज्जी, अरबी बच्चों होता है अरबी नहीं अरबी हुरूफ तहजी का मतलब लेटर। अरबी का जो लेटर है कि सभी 28 हुरूफ शामिल है। ये जो आप 8 भाग देख रहे हैं अबजद, होज, हत्ती, कलमन, सअफ़स, करसत, सखज और जजक बच्चों, इनमें सभी 28 हुरूफ शामिल है। और कैसे शामिल है अभी मैं आपको बताता हूँ। उनके इदाद मुतय्यन करने का तरीका यह है कि शुरू के 9 हुरूफ अलिफ, बा, जीम, दाल, हा, वाव, जा, हा, ता में 9 इकाइयाँ, मतलब 1 से लेकर 9 तक लिखा भी 1 से 9 तक। अभी आप बच्चों टेंशन मत लीजिए, सिर्फ अभी पढ़िए, मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा है। इनके बाद के हुरूफ या, काफ, लाम, मीम, नून, सीन, ऑइन, बच्चों एन नहीं ऑइन, फा, साद में 9 दहाइयां, मतलब 10 से लेकर 90 तक। फिर बाकी हुरूफ काफ, रा, सीन, ता, सा, खा, जाल, जाद, जा में 100 से 900 तक और आखिरी हुरूफ गैन के लिए 1000 इदाद डालने से तमाम हुरूफ तहजी के इदाद हासिल हो जाएंगे। बच्चों समझिए क्या कह रहा है। आप लोग जानते हैं ना कि अरबी में कितना हुरूफ होता है? अरबी में बच्चों 28 हुरूफ होते हैं। और अलिफ बात आप लोग पढ़े हैं ना, हाँ, तो 28 गो हुरूफ होता है और सभी हुरूफों को बच्चों एक नंबर दिया गया है। एक अदद दिया गया, अदद का मतलब नंबर दिया गया है। और नंबर ऐसे नहीं दिया गया, जैसे आप लोग पढ़े होंगे लाइन से अलिफ बात आ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं दिया गया बच्चों, वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, आप समझिए। और उनको बांट दिया गया बच्चों। अगर आप ये याद कर लेंगे ना, अबजद, होज, हत्ता, कलमन, सअफ़स, करसत, सखज और जजक, तो बच्चों 3 क्वेश्चन आता है अदद से, आप उसको बना लीजिएगा। तो ये इसी में ट्रिक छुपा हुआ है बच्चों। देखिए अबजद, आप जैसे देखिए अबजद, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अबजद बच्चों मिलकर बना है अलिफ से मिलकर, इसमें अलिफ है ना, बा है, जीम है बच्चों, दाल भी है ना। तो देखिए अबजद 1 2 3 4, अबजद में 1 2 3 4, इसमें 4 गो लेटर है ना। हाँ, अब देखिए होज में इसमें हा है बच्चों, हा है, इसमें वाव है, इसमें जा है ना, तो जा 7 नंबर पर। अब देखिए बच्चों हत्ती, इसमें हा है और ता है और या है ना बच्चों। तो देखिए अब इसमें यहीं से 1 2 3 4 गिनते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब या तक, यहाँ तक बच्चों 1 से लेकर 10 तक, इतना जो है 1 से लेकर 10 तक आ गया। इसमें 1 से लेकर 10 तक गिनती आ गई। अब बच्चों देखिए कलमन, अब बच्चों 10 से 11 नहीं गिनना है, अब 10 से 20 गिनना है। तो कलमन और सअफ़स, तो बच्चों कलमन में देखिए तो काफ है, हाँ है, लाम है, मीम है, नून है, सीन है, ऑइन है, फा है, साद है। तो 20 30 40 50 60 70 80 90। अब देखिए करसत, अब देखिए अब बच्चों 90 के बाद 100 200, अब ऐसा नहीं कि 90 के बाद 91 नहीं, 9 के बाद 10 20 30 40 और 90 के बाद 100 200 300 ऐसे। अब देखिए करसत में बड़ी काफ है बच्चों 100, रा है, इसमें रा है 200, सीन भी है बच्चों, बड़ी सीन है देखिए 300, ता है इसमें बच्चों 400, सा इसमें देखिए सखज में बच्चों सा है ना, हाँ, सा का 500, खे भी है, सौ ख जो, तो ख भी है तो ख को हम 600 मानेंगे, जो है बच्चों तो 700। और जजक बच्चों इसमें जाद है ना, देखिए जाद को हम 800 मानेंगे। और बच्चों देखिए
और ये क्या है, जा है, जा को हम 900 मानेंगे, और ये गैन है, गैन को हम 1000। तो यही तो बच्चों का अर्थ देखिए तो। और आखिरी के हुरूफ गैन, गैन के लिए 1000 बच्चों आया। इसको आप बहुत ही अच्छे से देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको जो समझाया मैंने आपको यहाँ पर बारीकियों से लिख दिया, अब इसको समझिए और फिर आप अदद निकालिएगा। अदद मैं लास्ट में निकलवाऊंगा कि अदद क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप समझ गए, इसको आप समझ लीजिए। ये बच्चों ट्रिक है जो दिया है, अबजद होज हत्ता कलमन सफस करसद सखज और जदग, ये बच्चों ट्रिक है, इसी में सब अदद छिपे हुए हैं। अब समझिए, उर्दू और फारसी के वह हुरूफ जो अरबी में नहीं हैं उनके एदाद मुतय्यन करने का तरीका यह है कि अरबी के मिलते जुलते हुरूफ करीबुल मखरिज से बदल दिए जाते हैं। समझिए बच्चों क्या कह रहा है। बच्चों आपने अरबी में पढ़ा होगा अलिफ बा ता ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों जब आप उर्दू पढ़े होंगे, उर्दू की पहली दूसरी तीसरी चौथी आप अगर पढ़े होंगे तो बच्चों आता है टा भी आता है बच्चों, चीम भी आता है बच्चों, अलिफ बा ता टा आता है ना बच्चों, डाल भी आता है। तो ये तो अरबी में नहीं है, तो फिर इनके अगर ये उर्दू में आ जाएं तो इनके हम हुरूफ कैसे निकालेंगे, इनके हम गिनती कैसे, इनको हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो जो हमारे उर्दू का नियम जो बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि करीबुल मखरिज का मतलब होता है बच्चों जिनका आवाज करीब करीब हो, करीब का मतलब पास हो, जो पढ़ने में एक जैसे लगे, करीबुल मखरिज। सनम टनम, जैसे लास्ट में मम मिल रहा है ना, तो सनम, जैसे में बच्चों दुकान शब्द का आपने सुना है राइमिंग वर्ड, तो वही बच्चों करें। करीबुल मखरिज मतलब उर्दू और अरबी के ऐसे लेटर जिनके जो आवाज है वो करीबुल मखरिज हो, मतलब मिलता जुलता हो, तो उनको भी वही नंबर दिया जाता है जो अरबी के लेटर को, अरबी के हुरूफ को दिया जाता है। तो वही कह रहा है बच्चों, समझिए उर्दू और फारसी के वह हुरूफ जो अरबी में नहीं है बच्चों। क्या आपको टा मिलेगा? अरबी आप अलिफ बा पढ़ते हैं तो इसमें आपको टा मिलता है? नहीं ना मिलता है। पा मिलता है? नहीं ना मिलता है। तो वही कह रहा है उर्दू और फारसी के वो हुरूफ जो अरबी में नहीं है, ये सब नहीं है, फिर भी उनको नंबर तो देना है ना, क्या कि उर्दू में लिखा जाता है तो ये सब जो वर्ड आते हैं, ये सब हुरूफ आते हैं, उनके एदाद मुतय्यन करने का, उनके एदाद को फिक्स करने का, मुतय्यन का मतलब फिक्स करने का तरीका, मेथड ये है कि अरबी के मिलते जुलते हुरूफ करीबुल मखरिज जिनका आवाज एक जैसा हो, करीब हो, से बदल दिए जाते हैं। मसलन जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दिया है, जैसे बच्चों बे पे नहीं बच्चों एक जैसा आवाज लग रहा है, बे पे देखिए, टा जिम चीम मतलब एक जैसा आवाज लग रहा है ना। तो जिम का जो अदद है, जैसे जिम का देखिए यहाँ पर बच्चों, जैसे देखिए जिम का 3 है ना, तो यहाँ पर बच्चों चीम का भी 3 ही होगा। जैसे ता है बच्चों, देखिए यहाँ पर जैसे में ता, तो बच्चों ता का 400 है ना, तो ता का अगर 400 है तो टा का भी 400 होगा। और बे का देखिए, बे का 2 है तो पे का भी 2 ही होगा। दाल का अगर बच्चों देखिए, जैसे में दाल का 4 है तो डाल का भी 4 ही होगा। रा का अगर बच्चों जैसे में रा का 7 है तो टा का भी 7 ही होगा। बच्चों जे है, जे का जैसे में देखिए समझिए, जैसे बच्चों देखिए जे होज बच्चों, ये जे था रा, इधर रा का 200 है ना बच्चों, रा का अगर 200 है तो टा का भी 200 होगा। सॉरी बच्चों, जे का बच्चों अगर देखिए, जे का अगर 7 है तो जे का भी बच्चों 7 ही होगा। और काफ का बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे में काफ है, काफ का कितना है, काफ का 20 है, तो गाफ का भी बच्चों 20 ही होगा। मतलब क्योंकि इनके आवाज़ जो हैं वो करीबुल मखरिज हैं, वो एक जैसे हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप ये समझ गए होंगे, अदद को आप समझ गए होंगे। कते तारीख के सिलसिले में यह याद रखना चाहिए कि हर मादे तारीख मुकम्मल हो यह जरूरी नहीं है। कह रहा है बच्चों कि हमें एक बात याद रखना चाहिए कि मान लीजिए कोई वाकया हुआ, उस पर शेरी अंदाज में, पोइट्री के स्टाइल में कोई शायर लिखा, लेकिन कह रहा है कि हर बार मतलब ऐसा होता है कि हर बार अदद को गिन कर और उसके तारीख निकालना हर बार यह सही नहीं होता है, एक दो का हेर फेर हो जाता है। वही कह रहा है कहते तारीख के सिलसिले में यह देखना चाहिए कि हर मादे तारीख का मतलब हर डेट, हर तिथि, हर तारीख मुकम्मल हो, सही हो, यह जरूरी नहीं है। एक दो का फर्क आता है बच्चों, हाँ, क्योंकि बच्चों शब्दों को ऐसे सजोना है, कैसे कैसे शब्दों को लाना है, फिर भी एक दो का थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो एक दो को घटा या बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एक दो का बच्चों 1 से 2 का ही अंतर आता है। इससे ज़्यादा मान लीजिए कोई वाक्य हुआ 1381 में और हुरूफ को गिन कर बच्चों आ रहा है 1382, तो बच्चों पास ही तो आ गए हैं, बस एक का ही तो फर्क है, तो एक को इसमें जोड़ दिया जाता है। छोटी सी गलती को हम गलती नहीं करते हैं बच्चों, तो उसी प्रकार यह जरूरी नहीं है। शायर मादे से 2 काम लेता है, मतलब तारीख अगर लिखता है, इतिहास लिखता है तो दो पर्पज रहता है उसका, लेता है। एक वाक्य के अहम इशारे बयान करने का, मतलब
ये जब वो लिख रहा है तो साथ में उसको ये भी ख्याल रखना है कि हमें वाक्य जो हुआ है उसके ही बारे में लिखना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम हुरूफ खोजने के चक्कर में, शब्द खोजने के चक्कर में कुछ और चीज़ बयान करने लगे, नहीं, उस वाक्य के बारे में ही होना चाहिए। और साथ में ये भी देखना है कि इसके अदद जोड़ने से वो साल भी निकल जाए बयान करने का। दूसरा, इसके अदद मतलब इसका तारीख से वाक्य साल जाहिर करने का। इसलिए बसा औकात का मतलब कभी कभी बसा औकात ऐसा मादा हासिल हो जाता है, मतलब ऐसी तारीख मिल जाती है, ऐसा डेट मिल जाता है जो हर लिहाज से मुनासिब हो। हाँ बच्चों, 1381 कोई घटना हुई 1381 में, आ रहा है 1382, 138 तो एकदम आ ही रहा है बच्चों। एक का ही तो फर्क है, इसमें 2 आ गए, इसमें एक आ गए, तो इसलिए वही कह रहा है बच्चों, जो हर लिहाज से मुनासिब हो। हर तरीके से आप देखिए सही लग रहा है, हर लिहाज से मुनासिब हो, लेकिन इसके कुछ एदाद बढ़ा या घट जाने की सूरत में भी शायर मादा तो वही रख लेता है, मगर इसी शेर में यह इशारा कर देता है कि कितने अदद का इजाफा करना है या हजफ करना है। इसी इजाफा करने को शेरी इस्तिलाह में तमिया और हजफ करने को तखरजा कहते हैं। समझिए बच्चों क्या कह रहा है, किताब के लैंग्वेज समझ समझिए। कह रहा है कि क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए कोई, अभी मैंने आपको जो समझाया 1381 में हुआ, अदद जोड़ा तो 1382 आ गया, तो क्या एक बढ़ा 1382 आ गया तो एक घटा देगा इसमें। अगर एक घटा देगा तो कोई घटना हुआ 1381 में और आ गया 1382, तो इसमें से अगर एक घटा देगा तो 1381 नहीं आ जाएगा। तो वही कह रहा है, तो जो मतलब जो शायर है वो घटा या बढ़ा देता है। अब घटा या बढ़ा देता है बच्चों अपने मन से नहीं, वो इशारा भी करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो इशारा कर देता है कितने अदद का इजाफा करना है, उसी शेर में वो इजाफा कर देता है कि मैंने मतलब इतने अदद का एक अदद का चाहे 2 अदद का मैंने इजाफा किया है, मतलब उसमें बढ़ाया है या हजफ करता है। और बच्चों कभी कभी मान लीजिए कोई घटना हो 1381 में आया बच्चों 1379 आ गया, 1379 आ गया। तो बच्चों देखिए, तो 1381 में घटना हुआ और आ गया मान लीजिए 1380, तो घट गया ना बच्चों। अब एक बढ़ाना है तो घटाना या बढ़ाना ये चलते रहता है बच्चों। या हजफ करना का मतलब होता है घटाना। इसी इजाफा करने को शेरी इस्तिलाह में, मतलब शेर के लैंग्वेज में तमिया और हजफ करने को, घटाने को हम तखरजा कहते हैं। मैंने बच्चों आपके लिए आसान भाषा में लिख भी दिया है कि तमिया और तखरजा किसी एग्जाम में आता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में। किसी मिसरे फ़ोकरे मतलब जुमले सेंटेंस में कोई अदद मतलब गिनती बढ़ने के इसी अमल को हम तमिया कहते हैं। बढ़ गया तो तमिया, और किसी मिसरे फुकरे या जुमले में कोई अदद घट जाए तो उसे हम तखरजा कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि तमिया और तखरजा क्या है। अभी मैं बच्चों वीडियो के लास्ट में जब अदद निकलवाऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। आइए बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। कह रहे अता काकवी, बच्चों अता काकवी मुर्शिद शाह अताउर रहमान 17, इनका पूरा नाम क्या था अता एग्जाम में, अता काकवी का पूरा नाम मुर्शिद शाह अताउर रहमान 17 सितंबर 1904 को वो मर्दम खैज गांव काकू में पैदा हुए। इनके गांव का नाम क्या था बच्चों काकू, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया काकवी। अगर कोई बच्चों अजीमाबाद में पैदा हुआ कोई शायर तो उसको अपने नाम क्या रख लेता है अजीमाबादी। ये बच्चों उर्दू शायरों की बहुत ही ज़्यादा खुसूसियत है कि वो क्या करते हैं कि अपने नाम के आगे उस जगह का नाम भी वो लिख देते हैं जहाँ के वो रहने वाले हैं। इसलिए अगर एग्जाम में आता है कि वो शायर कहाँ का रहने वाला है तो बच्चों उसके नाम से ही पता चल जाता है। जैसे अता काकवी, अगर एग्जाम में आता है कि अताउर रहमान कहाँ के रहने वाले थे तो काकू के रहने वाले थे। मुर्शिद शाह अताउर रहमान 17 सितंबर 1904 को वो मर्दम खैज गांव काकू में पैदा हुए। पटना में वो सूबे का मतलब होता है बच्चों विभाग। पटना में वो सूबे उर्दू व फारसी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर और सूबे फारसी पटना यूनिवर्सिटी से बाहैसियत उर्दू व फारसी के डायरेक्टर हुए और सदर जमहूरिया की सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सरफराज किए गए। बच्चों ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनके पढ़ाई के बारे में दिया गया है कि वो सूबे उर्दू और फारसी के विभाग में क्या थे, ये टीचर थे। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में पढ़ाते थे ये, और वहाँ के टीचर थे। किस सब्जेक्ट के टीचर थे? उर्दू और फारसी के। बाहैसियत उर्दू और फारसी के डायरेक्टर हुए और उसमें उन्होंने बहुत आगे गए और सदर जमहूरिया बनाए गए। सबसे ज़्यादा उनको आला पोस्ट मिला और उनको फिर सदर जमहूरिया मतलब हमारे मुल्क के जो राष्ट्रपति हैं उनके तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मतलब उच्च सम्मान से उनको नवाजा गया। सरफराज मतलब नवाजा गया। री दौर मतलब आजकल के हाजिरी दौर, बच्चों हाजिरी है, हाजिरी दौर मतलब आजकल के जो दौर है हाजिर दौर के शागिर्दों में होता है। और बच्चों मतलब शागिर्दों में होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा ये पढ़े लिखे थे। 8 मार्च 1998 को पटना में इनका इंतकाल हो गया। इनके बारे में बस इतना ही दिया है। अदब के रमजशनास माने गए बच्चों। अदब जिस तरह आपने हिंदी अदब हिंदी साहित्य पढ़ा है उस तरह जब हिंदी साहित्य है तो क्या उर्दू साहित्य नहीं होगा? और बच्चों उर्दू साहित्य भी होगा तो उस साहित्य को उर्दू में हम बोलते हैं अदब। तो उर्दू अदब के रमजशनास माने गए। ये एक ऐसे इंसान थे बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ये बारीकियों को पकड़ते थे।
मान लीजिए उर्दू में कोई बात लिखा है तो ऐसे ही नहीं मान लेते थे, उससे सवाल करते थे कि ऐसा क्यों है और क्यों तुमने लिखा। तो रमज़शनास का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बारीकियों को पकड़ता है। बच्चों कहा भी जाता है कि समझदार इंसान, बारीकियों को पकड़ने वाला इंसान, दो शब्द के बीच का जो गैप है, ये गैप है, इसको भी पढ़ लेता है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो ये रमज़शनास थे, ये बारीकियों को पकड़ते थे, सिर्फ ऊपर ऊपर ये नहीं पढ़ते थे, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ते थे आपकी तरह। तनकीद, तहकीक, शायरी, तारीख, नवीसी जैसी असनाफ पर इन्होंने मुतालिया, हसरत, तनकीदी मुतालिया और तकाबली मुतालिया, उनकी तनकीद किताबें। समझिए क्या कह रहा है, कर रहा है इन्होंने तनकीद समझते हैं ना बच्चों, मैंने आपको बताया था पीछे वाली वीडियो में। कोई भी अगर चीज़ लिखा हो, कोई शायर अगर कोई चीज़ लिख दिया तो उस मान लीजिए कोई कहानी लिख दिया तो उस कहानी में वो क्या क्या गलती किया, उस गलती को पॉइंट आउट करना ही तनकीद कहलाता है। कोई फिल्म बनी, उस फिल्म के बारे में गलत है, खराब है, उसके बारे में अगर कोई बताता है तो वो तनकीद कर रहा है और वो तनकीद निगार है। तहकीक का मतलब होता है बच्चों खोज करता, ये खोज भी करते थे, नई नई चीज़ों को खोजते भी थे। और शायर थे, शायरी भी क्या करते थे, तारीख नवीसी, इतिहास भी लिखा करते थे। इतिहास लिखे हैं तभी तो बच्चों ये गमे अरसद लिखे हैं। जैसी असनाफ, सिन्फ की जमा बच्चों असनाफ, प्रकार, ये सब प्रकार ही तो है। प्रकारों पर इन्होंने मुतालिया, हसरत मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की थी, बहुत ही ज़्यादा तमन्ना के साथ इन्होंने पढ़ाई किया था। तनकीदी मुताले का मतलब होता है बच्चों किसी भी अफसाना को, किसी भी मजमून को पढ़ना और उसमें गलती निकालना, ये उनका खास फील्ड था। तकाबली का मतलब होता है बच्चों कंपैरिजन। मुताले का मतलब होता है पढ़ाई और तकाबली का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब तुलना। 2-3 किताबों को पढ़ते थे और ये देखते थे कि दोनों में क्या समान है, दोनों में क्या इक्वल है, कॉमन है। कॉमन आपने पढ़ा है ना, जैसे 2x प्लस 4x, दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 2x दोनों में कॉमन है। तो वही कर उसी तरह 2, 4, 5 किताबों को पढ़ते थे और फिर देखते थे कि सब में क्या कॉमन है। उनकी तनकीद किताबें हैं। जमाले गजल, हरी गालिब, साकीनामा, उनकी शेरी तसानीफ है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके वीडियो क्लास में बता दूंगा। तहकीक मुताले के नाम से उनके 19 तहकीक मज़ामीन का एक इंतखाब 1965 में शाये हुआ। 10 गज़ल को शायरों का इंतखाब मेखाना तगज्जुल के नाम से शाये किया। मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदल के हयात व खिदमात पर उनकी किताब हैरत जार अहमियत की हामिल है। कह रहा है बच्चों मिर्ज़ा अब्दुल कादिर एक मतलब शायर हैं, तो उनकी जो मौत हुई थी, जो उनकी ज़िंदगी थी और उन ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ भी किया था, खिदमात किया था, मतलब जो कि उन्होंने सेवा किया था, तो उन पर वो किताब लिखी थी जिसका नाम था हैरत जार। बच्चों हैरत का मतलब होता है बहुत ही आश्चर्यचकित, और जार का मतलब होता है बच्चों दुख। मतलब जैसे बच्चों घर में आप कहते हैं ना इस घर में बहुत जार है, मतलब मुसीबत है। बच्चों हैरत जार का मतलब होता है किसी काम को देखना और हैरत भी होना और साथ में दुख भी प्रकट करना। जैसे मान लीजिए आप किसी मजदूर को देखते हैं धूप में ईंटा धोते, तो आप मतलब हैरत भी होइएगा कि ये इतना धूप में काम कैसे कर रहा है, और साथ में बच्चों उस पर आप मतलब अगर आपको मतलब खराब भी लगेगा कि इतना इसको सितम है, कितना इसको जार है। तो हैरत जार का मतलब ये होता है उनकी ज़िंदगी में जितना भी परेशानियां आई और जितना भी उन्होंने जो कुछ भी झेला, उसके बाद उस पर उन्होंने किताब लिखा और उसका नाम ही रख दिया हैरत जार है। अहमियत की हामिल है। इन्होंने रिसाले सफ़ीना, सफ़ीना का मतलब होता है बच्चों कश्ती। सफ़ीना का मतलब कश्ती, नाव। दरिया में सफ़ीना चल रही है, दरिया में कश्ती चल रही है। सफ़ीना का मतलब कश्ती भी जारी किया जिसके मुतअद्दिद खुसूसी शुमार दस्तावेजी अहमियत के हामिल करार पाएँ। अता काकवी एक हैसियत तारीख गो की भी है। मतलब अता काकवी जो हैसियत है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो इतिहास लिखते थे। इतिहास भाषण देके नहीं बल्कि शेरी अंदाज में, पोइटिक स्टाइल में। इन्होंने एक तवील मुद्दत तक, तवील मुद्दत मतलब बच्चों, तवील का मतलब बहुत ही लंबे अरसे तक, तवील मतलब बहुत लंबा, अब मुद्दत 10 साल को एक मुद्दत बोलते हैं, तक शायरों अदीबो, अदीब की जमा बच्चों अदीबो, या अपने ज़माने की मोतबर शख्सियात के शाने इर्तहाल पर मुतअद्दिद तारीखें कहीं जो मुल्क के अहम रसाइल ज़राइद में साय होती रहती। कह रहा है कि अब जो जितने भी उस समय के शायर थे, अदीब थे, उन पर उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी और वो अहम रसायल, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अहम रसायल, छोटे मैगजीन को हम रसायल बोलते हैं। और जरायद का मतलब होता है बच्चों अखबार में भी छपा और रसायलों में भी मतलब मैगजीनों में भी वो छपा। कदीम अदब, पुराने अदब पर उनकी महाराना दस्तरस थी। मतलब मैंने आपको समझाया ना बच्चों कि कदीम अदब, जितने भी पुराने मतलब उर्दू साहित्य है, उन पर बहुत ज़्यादा इनकी पकड़ थी। महाराना दस्त का मतलब होता है हाथ, अब महाराना का मतलब होता है बच्चों माहिर से बना है महाराना। अब पढ़ने में माहिर है, मतलब बहुत
बहुत ज़्यादा निपुण है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस हैं। तो महाराणा दस्तरस थी और उर्दू फारसी के क्लासिकी सरमाए के वो गहरे वाकिफकार थे। मतलब उर्दू अदब को, उर्दू और फारसी को भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। क्लासिकी सरमाए का मतलब होता है बच्चों, उनको आज भी याद किया जाता है। क्लासिकी मतलब उन्होंने जो कुछ भी उर्दू और फारसी के बारे में लिखा और कहा वो काबिले तारीफ है। इसलिए इन्होंने तारीख गोई में अपनी महारत का सबूत दिया। तारीख गोई मतलब यही कहते हैं, तारीख लिखने में, इतिहास किसी भी वाकया को शेरी अंदाज में लिखना इनका एक कला था। मतलब हर चीज़ को ये शेर के अंदाज में कहते थे। अजीमाबाद की महफिलों में, अजीमाबाद की महफिल, अजीमाबाद पटना का पुराना नाम अजीमाबाद, अजीमाबाद की महफिलों में, जब भी महफिलों का मतलब होता है कभी अगर सम्मेलन होता है तो अजीमाबाद की महफिलों में वो बाकियातुल सालिहात का दर्जा रखते हैं। बच्चों बाकियातुल सालिहात का समझिए, अगर आप कुरान शरीफ को ढंग से पढ़ते होंगे, समझ कर पढ़ते होंगे बच्चों, तो उसमें आया है बच्चों सूरह अल कैफ में, वल बाकियातुल सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। सूरह अल कैफ पढ़िएगा, उसमें बच्चों लिखा हुआ है कि वल बाकियतुल सालिहातु, तो वहीं से लिया गया है बच्चों बाकियतुल सालिहातु। बाकी का मतलब होता है बच्चों रह जाना, और सालिहात का मतलब होता है आपके द्वारा किया गया काम, आपके द्वारा की गई नेकी। तो खुदा मतलब हमारे अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया है, सूरह अल कैफ में फरमाया है कि वल बाकियतुल सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमल। अमल का मतलब होता है बच्चों अमाल, तुम्हारे द्वारा की गई नेकी, तुम्हारे द्वारा किया गया काम ही आखिर में वहां पर जब आप मरिएगा तो काम आएगा, बाकी रहेगा, बाकियातुल सालिहात रहेगा, तुम्हारे द्वारा किया गया काम ही तुम्हारे साथ जाएगा। बच्चों लोग कहते भी हैं नेकी कीजिएगा तो हश्र में भी आपको नेकी मिलेगी, बदी कीजिएगा तो बदी आपको हश्र में मिलेगी। तो वही कर अब यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है, अजीमाबाद की महफिलों में वो बाकियातुल सालिहात का दर्जा रखते हैं। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी उन्होंने लिखा, जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जितनी सेवा की, मतलब उर्दू और फारसी लोगों को इतना पढ़ने का उन्होंने मतलब आगे किया, उर्दू और फारसी को आगे बढ़ाया, लोगों को पढ़ने के लिए उन्होंने उत्साहित किया। तो बाकियातुल सालिहात आज भी अगर महफिल होती है अजीमाबाद में तो उनको बहुत ही उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके वफ़ात के बाद क्लासिकी अक़दार अदब का कोई दूसरा नुक्ता दांत सामने नहीं आया। मतलब जब इनकी मौत हो गई, इनकी वफ़ात के बाद क्लासिकी अक़दार अदब, कदर की जमा बच्चों अक़दार, तो क्लासिकी मतलब उर्दू और फारसी में जो इन्होंने लिख दिया, शेरी अंदाज में लिख दिया, उनके जैसा अब कोई लिखने वाला अब है नहीं। दूसरा नुक्ते दांत का मतलब होता है बारीकियों को पकड़ने वाला, बारीकी से किसी बात को पढ़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ बच्चों। उसी तरह मोहम्मद रफ़ी इस दुनिया से चले गए तो उनके जो उन्होंने अपने जीवन में संगीत गाया, उनके जैसा संगीत ना कोई गाया है अभी तक और ना कोई गाएगा। जो लोग बच्चों करके चले गए वैसा काम नहीं होगा। तो वही कर रहा है, उनकी वफ़ात के बाद क्लासिकी अक़दार अदब का कोई दूसरा नुक्ता दांत सामने नहीं आया, इनके जैसे बारीकियों को पकड़ने वाला कोई सामने नहीं आया। अब बच्चों आइए पढ़ते हैं हम गमे अरशद। गमे अरशद का मतलब अरशद का गम। बच्चों जहाँ एराब लगता है उसको हम उल्टा पढ़ देते हैं। जैसे मैं बोलूँ पैगाम मोहब्बत, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत का मैसेज। जैसे मैं बोलूँ बगावत हिंद, हिंद की बगावत, तो जहाँ एराब लगे तो उसको उल्टा करके पढ़ा जाता है। तो गमे अरशद मतलब अरशद का गम। अरशद एक इनके बेटा है, अता काकवी का बेटा है। अरशद जवान था बच्चों, ये मर गया था, तो उसी पर इन्होंने ये लिखा है कतई तारीख, उसकी गम पर, उसकी दुखी पर। बच्चों एक बाप के लिए उसके जवान बेटा का मर जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। कहा भी जाता है कि एक बाप के कंधे पर एक बाप जो बहुत सी जिम्मेवारियों को लेकर होता है, बहुत से बोझ को लेकर होता है, लेकिन अगर किसी बाप के कंधे पर उसके जवान बेटे का लाश हो तो वह उसके लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ हो जाता है। इससे बड़ा बोझ उसके लिए इस दुनिया में नहीं है। तो वही बच्चों अपने बेटे के मौत पर इन्होंने एक कतई तारीख लिखा है, एक वाकया लिखा है, एक शेर लिखा है, उसको हम चलिए हम पढ़ते हैं। तो यह वाकया है, वाकया मतलब घटना, वाकया मतलब घटना। यह घटना है कि अरशद की मौत से ए दोस्त खुला दरीचा गम दर हुआ खुशी का बंद। बच्चों बहुत से लोग क्या करते हैं, साथ में पढ़ देते हैं खुला दरीचा गम दर हुआ खुशी का बंद, समझ में नहीं आएगा, रुक कर पढ़िए। खुला दरीचा गम मतलब गम का दरीचा खुल गया। दरीचा का मतलब होता है खिड़की, खिड़की का मतलब बच्चों समझते हैं ना, अजीब हाल है, खिड़की का मतलब आप नहीं समझते हैं। खिड़की का गम, खिड़की खुल गया और दर हुआ खुशी का बंद, और खुशी का दर बच्चों बंद हो गया। अगर कोई किसी बाप का बेटा बच्चों मर जाता है तो गम की खिड़की हमेशा के लिए खुल जाती है, और जो बच्चों खुशी का जो दर है, दर हुआ खुशी का बंद, और खुशी उसके लिए हमेशा मिट जाती है बच्चों। वह इंसान, वह बाप हमेशा बच्चों जीता तो है लेकिन मर जाता है बच्चों, अंदर से वो टूट जाता है, मर जाता है। तो वही कह रहा है इस बाप के लिए, अता काकवी के लिए दरीचा, गम का दरीचा
दरीचा गम की खिड़की खुल गई और खुशी का दर बंद हो गया। दर का मतलब होता है बच्चों दहलीज, दरवाजा, दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। हमेशा इनकी आंखों से आंसू ही बहता था। अभी जवान था, 34 साल की थी उम्र। देखिए बच्चों, जब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, एक बाप के लिए उसके जवान बेटे का मर जाना बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात है। अभी जवान था, 34 साल की उसकी उम्र थी। आता है एग्जाम में। और अता काकवी के बेटे का नाम क्या था? तो बेटे का नाम था बच्चों अरशद। और वो कितने साल का था? तो 34 साल का था। अभी जवान था, 34 साल की थी उम्र। हुई ना जाने अदा कौन सी कजा को पसंद। कह रहे हैं कि 34 साल की उसकी उम्र थी और बहुत ही ज़्यादा जवान था, लेकिन पता नहीं मौत को कौन सी अदा, उसकी कौन सी कला मौत को पसंद आ गई और मौत उसको यहाँ से लेकर चली गई। मिसाले समा जो बज में अदम में रोशन था, वो हमारे घर का चिराग था। मिसाले समा वो एक सम्मा था। सम्मा का मतलब बच्चों चिराग था हमारे घर का। और बच्चों बेटा तो घर का तो चिराग ही तो होता है, अपने वंश को आगे ले जाने वाला ही तो होता है। अगर बेटे अगर नहीं रहेंगे तो कैसे वंश आगे जाएगा। मिसाले समा जो बजमे अदब में रोशन था। बजमे अदब का मतलब होता है बच्चों महफिल। हमारे घरों में वो चिराग था जो रोशन था, लेकिन अब वो चला गया तो हमारे घर में वो अब अंधेरा हो गया है। हुई हवाएं अजल से जबान उसकी बंद, और मौत से उसकी जबान बंद होगी। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मर जाइएगा तो आप बोल पाइएगा नहीं, तो मौत से उसकी जबान हमेशा के लिए बंद हो गई। खुला दरीचा कजा तो कर गई, खुला दरीचा कजा का तो कर गई परवाज। बच्चों दरीचा मतलब खिड़की। जैसे ही खिड़की खुली, मौत की खिड़की खुली, तो उसके अंदर की जो रूह थी वो परवाज कर गई। परवाज का मतलब होता है उड़ गई। पक्षी परवाज कर रही है, पक्षी उड़ रही है। तो जैसे ही मौत का खिड़की खुला, उसके अंदर से रूह चली गई थी। रूह जिस्म में जैसे कफस में तायर बंद। समझिए बच्चों क्या कह रहा है। उसके जिस्म में रूह ऐसे ही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बीमार रहता था। तो उसके मतलब कभी बीमार आदमी बच्चों कभी भी मर सकता है। तो वही कह रहे हैं थी रूह जिस्म में, मतलब जिस्म में रूह ऐसी थी जैसे कफस। कफस का मतलब पिंजरा। पिंजरा में तायर बंद मतलब पक्षी बंद। उसी तरह पक्षी अगर पिंजरा में है बच्चों तो जैसे खुलिएगा वो भाग जाएगा। उसी तरह उसके जिस्म के अंदर रूह थी, कभी भी वो इस दुनिया से जा सकता था। किसी की रूह ना रियायत ना था किसी से इनात। बच्चों वो उसे किसी से मतलब नहीं था, वो ना किसी से दुश्मनी भी नहीं किया था, ना ही किसी को वो बद्दुआ लेता था। बच्चों अगर घर में कुछ गलत हो जाता है तो कहते भी हैं कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ क्यों गलत होता है बच्चों। लेकिन खुदा का मसलियत कुछ भी हो सकता है। तो वही कह रहा है बच्चों, थी किसी की रूह ना रियायत, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा वो नहीं करता था, ना ही किसी से वो बद्दुआ लेता था, हमेशा नेकी करता था। ना किसी से इनाद, किसी से झगड़ा भी नहीं था, किसी से मतलब वो कुछ भी, मतलब हमेशा वो सिंपल रहता था। वो साफ गो था, मतलब दिल का बहुत साफ था, नेक था, बड़ा अपनी वजह का पाबंद। और बहुत ही वजह का पाबंद का मतलब होता है बच्चों पाबंद। आप बहुत ही पाबंद व्यक्ति हैं, आप बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। वो बहुत ही डिसिप्लिन था। ऐसा नहीं था कि बच्चों वो शराब पीता था, चाहे गलत काम करता था, नहीं, वो डिसिप्लिन इंसान था। लेकिन फिर भी वो इस जहाँ से चला गया। हाँ बच्चों, एक बाप के लिए अगर उसका लायक बेटा मर जाए तो कहिए मत। अगर बच्चों अगर बेटा अगर लायक भी नहीं उस दुनिया से चला जाता है तो वो बाप जिंदगी भर रोता है। तो ये तो बेटा लायक ही था। हयाते चिस्त चे मर्ग अस्त किसी नमी दान। कह रहा है बच्चों हयात क्या है, मौत क्या। ये कह रहे हैं अपने आप से कह रहे हैं, जब बेटा इनका चला गया मर गया तो ये अपने आप सवाल कर रहे हैं कि मौत क्या है, जिंदगी क्या है, किसी को नहीं पता। जाहिर सी बात है बच्चों, जब एक इंसान को ठेस लगता है वो मर जाता है। कोई इंसान पहाड़ पर से गिरता है वो नहीं मरता है बच्चों। खुदा ने सबकी फील्डिंग सेट कर दी है। तो वही कह रहे हैं कि हयात क्या है, इंसान का कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। मौत क्या है, कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता है। अजी दयारे फेना रूहे और कुचा बर्दन। बच्चों ये फारसी है इसलिए आपको ज़्यादा घुसिएगा मत, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। अजी दयारे फेना रूह उ कुजा बरन करे। रूह कहाँ गई इसका पता नहीं। जो मलकुल मौत हैं, जो रूह को निकालते हैं, उसकी रूह को लेकर कहाँ गए ये हमको पता नहीं है बच्चों। पता रहता है नहीं। कुजा रोम चे कुनम सबर अज कुजा आरम। कह रहे हैं कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सबर कहाँ से लाऊँ। जब इनका बेटा मरा तो ये कह रहे हैं कि अब मैं सबर कहाँ से लाऊँ, मेरे पे तो दुखों का पहाड़ टूट गया। तो वही कह रहे हैं कुजा रोम चे कुनम सबर अज कुजा आरम। कहाँ से जाऊँ, क्या करूँ, सबर कहाँ से लाऊँ। खबर कुनीद बा अहबाबे हाले माँ बीनंद। कह रहे हैं कि खबर कर दो इसके कुनीद को, इसके अहबाब को, इसके दोस्तों को कि अब ये दुनिया में नहीं है, वो आए और आगे का जो काम है वो शुरू करें, इसको दफना दें। यह वह अलम है कि दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए। करें यह वह दुख है जो दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है किसी के दिल को ना पहुँचे खुदा करे यह गुजन, और किसी के दिल को यह दुख ना पहुँचे रहें जमीलो अकील इस जहाँ में कायम। और वो जो इनका बेटा था 34 साल का था जिसका नाम था अरशद, उसके 2 बेटे थे जिसका नाम था जमीलो अकील। एग्जाम में आता है कि अरशद के कितने बेटे थे, 2। जमीलो, उसका एक का नाम था जमील, दूसरे का नाम था अकील। तो इस दुनिया में है उसकी निशानी है
कि यादगार है मरहूम की यह दो फर्जंद, फर्जंद मतलब बेटे, यादगार ही तो हैं, उनके दो बेटे यादगार ही तो हैं। तो अता को फिक्र हुई उसकी साले रोहलत की, जब वो इस दुनिया से चला गया तो बहुत ही ज़्यादा इनको फिक्र होती थी कि अब इसके बेटे क्या करेंगे। तो बस इतना ही इन्होंने लिखा है बच्चों। अब इसको आप इससे मत जोड़िएगा बच्चों, जो लास्ट में जो मिसरा लिखा है, जो लास्ट में ये लाइन लिखा है, इसको आप इससे मत जोड़िएगा, नहीं, इसका कनेक्शन इससे नहीं है, ये अलग है। कह रहे सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फर्जंद, इसको समझिए। अब इसमें आप अदद समझिएगा बच्चों, गमे फर्जंद से निकाला है इन्होंने अदद कि इनका बेटा हिजरी 1382 में इनका बेटा मरा था बच्चों। अब समझिए यहाँ पर देखिए 1300 गमे फर्जंद से तारीख निकाली है, मतलब यहाँ से इन्होंने इसके अदद को देखिए, बारीकी समझिएगा बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आता है अदद से क्वेश्चन। गम, इसमें गईन है, मीम है, गम है ना बच्चों दो, फा है, रा है, जा है बच्चों, नू है और दाल है। तो इसमें इसके अदद को जोड़िएगा। अभी मैंने जो आपको दिखाया है बच्चों, मतलब ऐसे रखिएगा आप, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा मैं अगर करने लगा तो बच्चों, इसलिए अब गम गईन है, मीम है, फा है, रा है, जा है, नू है और दाल है। तो इसमें जो लिखा है उसके सामने जो मतलब अंक दिया गया है उसको आप लिखिएगा और सबको जोड़िएगा बच्चों, तो आएगा 1381। लेकिन इनके बेटे की मौत हुई थी बच्चों 1382 में। तो समझिए क्या कह रहा है, गमे फर्जंद से तारीख निकाली है, गमे फर्जंद से इन्होंने जो हुरूफ है उसको जोड़ा है और उस तारीख को निकाला है। तो बच्चों यही था अदद। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको तो बता दिया, वाहिद जमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आपको तो मैंने याद करवाई दिया कि कहाँ करवाने वाले थे, काकू करवाने वाले थे, गमे और सद, मैंने सब तो पॉइंट आउट करवा दिया। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।